नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रवासी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। टीएमसी प्रवासी मजदूरों के उत्पीड़न को मुख्य मुद्दा बना रही है, जबकि भाजपा राज्य से बाहर काम करने वाले युवाओं को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि करीब 22 लाख प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं और उनके लिए श्रमश्री योजना शुरू की गई है, जिसके तहत लौटने पर उन्हें यात्रा भत्ता और हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही सरकार पहचान पत्र जारी कर रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा आईटी सेक्टर समेत अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले करीब 10 लाख युवाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। पार्टी इसके लिए नई वेबसाइट और अभियान चला रही है और इन युवाओं को चुनाव के समय वोट डालने के लिए बंगाल लौटने को प्रेरित करना चाहती है। भाजपा का आरोप है कि ममता सरकार प्रवासी मजदूर कल्याण परिषद के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाभ पहुंचा रही है। ऐसे में प्रवासी मजदूर और युवा दोनों ही दलों की चुनावी रणनीति के केंद्र में आ गए हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर राजनीति गरमाई हुई है। इसी बीच वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि ओबीसी को अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़नी होगी और सड़क पर उतरकर आंदोलन जारी रखना होगा, वरना मिले हुए अधिकार भी खो सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने मराठा नेताओं को गुमराह किया और झूठ फैलाया कि उन्हें आरक्षण मिल गया है। आंबेडकर ने कहा कि सरकार का आदेश, जिसमें सभी मराठों को कुनबी यानी ओबीसी मानने की बात है, बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है। उनका कहना है कि ओबीसी का आरक्षण सिर्फ ओबीसी के पास रहना चाहिए और मराठों को अलग से आरक्षण दिया जाना चाहिए। उधर सरकार के फैसले से नाराज मंत्री छगन भुजबल ने भी संकेत दिया है कि वे सरकार के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विकास के नाम पर पहाड़ों और जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जमीन, जंगल और नदियां ठेकेदारों को मामूली दाम पर सौंप दी। महबूबा ने कहा कि भगवान ने मंदिरों को ऊंचे पहाड़ों और एकांत जगहों पर इसलिए बनाया था ताकि लोग आस्था और साधना से वहां पहुंचे, लेकिन इन्हें अब पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 4 धाम की यात्रा के लिए इतनी सड़कें बनाई गई कि आज 2 धाम बंद हैं। अमृतसर कटरा हाईवे और कटरा रोपवे परियोजनाओं में भी बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं। उन्होंने चेताया कि जब तक स्थानीय नागरिक नहीं जागेंगे और विरोध नहीं करेंगे, तब तक यह विनाशकारी प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी में राहत पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह देशवासियों के लिए दिवाली और छठ पूजा से पहले डबल धमाका है। उन्होंने बताया कि 22 सितंबर से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू होंगे, जिससे करोड़ों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। मोदी ने याद दिलाया कि 8 साल पहले जीएसटी लागू होने से आजाद भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार हुआ था, लेकिन अब 21वीं सदी के भारत को नए सुधारों की जरूरत थी, जिसे पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि नवरात्रि से ही करीब मिडिल क्लास किसान, महिलाएं और छात्र और नौजवानों को सस्ते दामों पर जरूरी चीजें मिलनी शुरू होंगी। धनतेरस और भी रौनकदार होगी क्योंकि कई वस्तुओं पर टैक्स घटा दिया गया है। पीएम मोदी ने इसे सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज बताते हुए कहा कि इससे परिवारों की बचत होगी और देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। जीएसटी दरों में कटौती पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 2019 में बीजेपी की लोकसभा सीटें 303 थी, जो 2024 में घटकर 240 रह गईं और इसी के साथ इनकम टैक्स और जीएसटी दरें भी कम कर दी गईं। गहलोत ने व्यंग्य करते हुए कहा कि अगर बीजेपी की सीटें और 150 घट जाएं, तो जनता को और बड़ा फायदा होगा। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि बीजेपी ने चुनाव से पहले 400 पार का नारा दिया था, लेकिन नतीजे उम्मीद से बहुत कम आए। जीएसटी में अब 2 स्लैब 5 और 18% रहेंगे। यह नई व्यवस्था इसी महीने 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। जीएसटी परिषद ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के तहत मौजूदा 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ खास सामानों पर 40% की विशेष कर दर लागू की जाएगी। जीएसटी परिषद ने अपनी 56वीं बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की दरों में बड़े पैमाने पर सुधार को मंजूरी दी है। केंद्र और राज्यों ने मिलकर 5 और 18% की 2 स्तरीय कर संरचना को स्वीकार किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस मैराथन बैठक में
राज्यों ने सुधार का समर्थन किया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, जिसमें उनकी मतदाता सूची में नाम शामिल होने पर सवाल उठाया गया है। शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से दाखिल इस याचिका में दावा किया गया कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता ली थी, लेकिन उनका नाम 1980 की नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल था। याचिका अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया की अदालत में धारा 175(4) के तहत दाखिल की गई, जिसमें पुलिस को जांच के आदेश देने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता के वकील पवन नारंग ने तर्क दिया कि नागरिकता लेने से पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज होना गड़बड़ी और संभावित जालसाजी का संकेत है। उन्होंने कहा कि 1980 में नाम दर्ज कराने के लिए कौन से दस्तावेज पेश किए गए थे, इसकी जांच जरूरी है। वहीं अदालत ने सुनवाई 10 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ के मामले में निचली अदालत से झटका मिलने के बाद अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ट्रंप प्रशासन ने बुधवार रात को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जजों से तुरंत हस्तक्षेप की अपील की और कहा कि राष्ट्रपति को दूसरे देशों पर आयात शुल्क लगाने का अधिकार है। दरअसल पिछले हफ्ते निचली अदालत ने ट्रंप के कई टैरिफ फैसलों को गैर कानूनी करार दिया था और कहा था कि इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत लगाया गया शुल्क राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, बल्कि यह पूरी तरह संसद का अधिकार है। छोटे कारोबारियों ने इन टैरिफ को कोर्ट में चुनौती दी थी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत के फैसले की समीक्षा करने से इनकार करता है तो यह आदेश 14 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। ऐसा होने पर ट्रंप के आर्थिक और विदेश नीति एजेंडे को बड़ा झटका लगेगा और उन्हें अरबों डॉलर वापस लौटाने पड़ सकते हैं। बिहार बंद के दौरान भाजपा ने दावा किया है कि यह आंदोलन प्रधानमंत्री मोदी की मां के सम्मान के लिए है, लेकिन कई घटनाओं ने इसकी सच्चाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल बंद के दौरान आरा में एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने से रोक दिया गया। परिवार की गुहार के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आज बंद है, यह काम कल क्यों नहीं करवाया। इसके अलावा एक शिक्षिका और छात्राओं के साथ भी धक्का मुक्की हुई इन घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और विपक्ष ने बीजेपी पर मानवता के खिलाफ व्यवहार का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने एक पोस्ट कर लिखकर सवाल किया कि क्या मां के सम्मान के नाम पर गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की जान ली जाएगी। विपक्षी दलों ने कहा कि जनता ने इस बंद को समर्थन नहीं दिया और इसे बीजेपी की गुंडागर्दी करार दिया। पर अब सवाल यह उठता है कि क्या मां के नाम पर राजनीति सिर्फ वोट बैंक की चाल है और क्या वोट बैंक के लिए आप दूसरों की मां और बहनों को अपमानित करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को बंगाली प्रवासियों के खिलाफ कथित अत्याचारों पर चर्चा के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार, वोट चोरी और बंगाल विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी बंगाल को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहती है और इसे अपनी कॉलोनी बनाना चाहती है। हंगामे के बीच बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी की और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के निलंबन का भी मुद्दा उठाया। इस दौरान बीजेपी चीफ व्हिप शंकर घोष को दिन भर के लिए निलंबित कर मार्शलों द्वारा बाहर निकाला गया, जिसमें धक्का मुक्की में उनके घायल होने की खबर है। दरअसल शंकर घोष को जब निकालने के लिए मार्शल आए तो बीजेपी विधायक फील्ड में पहुंच गए और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान विधानसभा में नारेबाजी और धक्का मुक्की के बीच शंकर घोष के घायल होने की खबर सामने आई। वहीं ममता ने कहा कि बीजेपी प्रवासी बंगालियों को बांग्लादेशी बताकर उत्पीड़न कर रही है, जो अस्मिता पर हमला है। वहीं भाजपा ने ममता के बयानों को भड़काऊ बताते हुए उन पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। यह विवाद 2026 विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी और भाजपा के बीच बढ़ते टकराव का संकेत माना जा रहा है। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार की इथेनॉल मिश्रण नीति को लेकर सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि इस नीति से गडकरी के बेटों निखिल और सारंग गडकरी की कंपनियों को असाधारण लाभ हुआ है। कांग्रेस का दावा है कि निखिल गडकरी की कंपनी सियान एग्रो का रेवेन्यू जून 2024 में 18 करोड़ से बढ़कर जून 2025 में 723 करोड़ हो गया और शेयर की कीमतों में भी 2184% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। खेड़ा ने अमित शाह के बेटे जय शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया का भी नाम लिया और सवाल उठाया कि किसानों और जनता को फायदा न होकर नेताओं के परिजनों को ही क्यों लाभ हो रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि E20 ईंधन से वाहनों की माइलेज घट रही है और इंजन को नुकसान पहुंच रहा है। कांग्रेस ने इसे पेट्रोल चोरी करार दिया।
वहीं भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इथेनॉल नीति किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए है और कांग्रेस बिना सबूत के राजनीति कर रही है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.